हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है भारत में दल बदल के राजनीतिक परिणाम अथवा प्रभाव, रिजल्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया। यानी जो पॉलिटिकल डिफेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो जो भारत में नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी चेंज करते हैं, जो राजनीतिक दल बदल भारत में होता है, जो पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन है, जो दल बदल की राजनीति है भारत में, तो उसका राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके क्या पॉजिटिव परिणाम आए हैं, क्या नेगेटिव परिणाम आए हैं, इस हद तक जो भारतीय राजनीति है वो उससे प्रभावित हुई है, उसके प्रभाव क्या पड़े हैं और उसके क्या पॉलिटिकल रिजल्ट्स निकले हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहला जो भारत में दल बदल का राजनीतिक परिणाम या प्रभाव है वो है शासन में अस्थिरता। जब भी दल बदल बढ़ता है, जब भी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी नेता अधिकांश सतर पर चेंज करते हैं, तो तब क्या होता, सरकारें जो वो पूर्ण कार्यकाल नहीं कर पाती हैं, छोटे छोटे टर्म के लिए सरकारें आती हैं, जो 5 साल की टर्म होती है सरकार की, पूरी नहीं कर पाती है। तो अगर वो दल बदल की वजह से सरकारें गिरती हैं, नई नई सरकारें आ रही हैं जल्दी जल्दी, तो उसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पड़ता है। यानी आपको अनस्टेबिलिटी, यदि पोलिटिकली अस्थिरता है, राजनीतिक वजह से जो शासन की जो नीतियां हैं वो नहीं बनाई जा सकेंगी। जो भी अलग अलग मंत्रालयों को काम करना है, जो भी ऑफिसर्स को काम करना है, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, रेगुलरिटीज नहीं आ सकेंगी, जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती है। तो इसकी वजह से जो शासन को सुचारू रूप से चलाना एक किस्म से इम्पॉसिबल हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में। तो सबसे पहला तो जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि शासन में अस्थिरता आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है नैतिक पैसे, पद के लालच में कोई पार्टी चेंज कर रहा है नेता, तो ये तो हम लोग नहीं कह सकते कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में जो मोरालिटी है उसका ग्राउंड डाउन आया है। नैतिकता के पतन की वजह से ही इस तरह की चीज़ें संभव हो पा रही हैं। इस तरह के जो नकारात्मक ट्रेंड हैं आ रहे हैं, तो इस वजह से पॉलिटिक्स में क्या आया है, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। और जो वर्तमान में कोई भी जो किसी पार्टी के जो भी सदस्य हैं उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो नेता मंत्री की शपथ ले रहे हैं, मंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो वो जो शपथ ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकली वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसी एक पार्टी में यदि एक सिद्धांत के बेस पर जा रहे हैं तो उसमें टिक नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं सिद्धांतहीन उनका रवैया हो गया है। और सिद्धांत डाउन तभी आते हैं जब मोरालिटी ग्राउंड आपका ज़ीरो हो जाता है, तो किसी भी तरह की कोई नैतिकता नहीं बचती है। और जो भी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है एक नेता का, एक मंत्री का, एक सांसद का, एक एमएलए का, तो वो जो हो जाते हैं और फिर जहाँ उनको लाभ दिखता है वहाँ वो चले जाते हैं। तो दूसरा जो है वो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, सोसाइटी में भी आई है और ये राजनीति में काफ़ी बड़े स्तर पर है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है क्षेत्रीय दलों का उदय होना। छोटे छोटे राजनीतिक दल पैदा हो जाते हैं। देखिए, हम लोग जिन परिस्थितियों की बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा कोई एमएलए हो सकता है, कोई भी किसी दल का सदस्य हो सकता है, वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी कोई दूसरे दल में भी जा सकता है और वो नई पार्टी भी क्रिएट कर सकता है। अब जो दल बदल की जो एक किस्म से पराकाष्ठा है वो आई, तो उसमें से एक जो रोल रहा वो छोटे राजनीतिक दलों का भी रहा, क्योंकि जो थिंकिंग है पॉलिटिशियंस की वो चेंज हुई। तो उन्होंने ये विचार लगाना स्टार्ट किया कि हम लोग किसी और दल में जाने के बजाय हम लोग खुद की एक पार्टी बना लेते हैं। अगर 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट भी हमारी आती हैं, या मान लो कम से कम भी सीटें यदि आती हैं, तो हम लोग राजनीतिक सौदेबाजी कर सकते हैं। नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या फिर जो भी बड़ी पार्टियां होंगी उस टाइम पे, तो उनको समर्थन की ज़रूरत रहेगी, उनको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। विदाउट नंबर वो सरकार नहीं बना सकते हैं।
तो हम लोग उनके साथ सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से इस ग्राउंड के ऊपर, इस थिंकिंग के ऊपर सारी नई पार्टियां बनी, छोटे छोटे राजनीतिक दल बने, जो वर्तमान हिसाब से बनी पार्टियां बहुत बड़ी पार्टियां हो चुकी हैं, वो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां हो चुकी हैं। तो इसी यही एक थिंकिंग उसमें रही कि हम लोग किसी और दल में नहीं जाते हैं, हम लोग अपना लाभ लेने के लिए हम लोग खुद की पार्टी बना लेते हैं और खुद जो हो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट जो परिणाम रहा रहा कमजोर गठबंधन सरकारों का आना, यानी जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स निर्बल कोलिशन गवर्नमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई, ज्वाइंट गवर्नमेंट भी इनको कह देते हैं, साझा सरकारें, मिश्रित सरकारें भी इनको कहते हैं। तो ये जो ज्वाइंट गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हुई, अब इसमें मान लो 10 राजनीतिक दलों की सरकार जो वो बनी, गठबंधन सरकार क्रिएट हुई। राज्यों में बहुत सारी सरकारें ऐसी बनी, स्टेट लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा इस तरह की सरकारें बनी। यदि हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर में 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई, जनता पार्टी की। सरकार कमजोर ही सरकार थी, लंबे टाइम तक वो चल नहीं पाई, पूरा कार्यकाल कर नहीं पाई। उसमें भी ये जो एग्जाम्पल है ये फिट हो सकता है। 90 का जो दशक रहा, राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर गठबंधन सरकारें आई, या फिर ये लगा लो 1989 से लेके 2014 तक का जो दौर रहा, वो गठबंधन सरकारों का ही दौर रहा। गठबंधन सरकार में कोई भी फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है, किसको मंत्री बनाया जाना है, किस नीति को फॉलो करवाया जाना है, किन अधिकारियों की कहाँ नियुक्तियां होनी है, जो बड़े फैसले होते हैं, जो छोटे फैसले होते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग रहती है इस तरह की सरकारों में, बहुत टफ काम रहता है। तो इस वजह से राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर ही सरकार ये मानी जाती है, स्टेट लेवल पर भी इनको कोई मजबूत सरकार नहीं माना जाता। तो जो भी इस टाइप की सरकारें होती हैं, तो इसमें जो शासन की को चलाने की जो एक रणनीति रहती है, तो उसमें काफ़ी जो है वो लूप होल नज़र आते हैं, और हर राजनीतिक दल जो भी सहयोगी पार्टी होती है वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, या जो दल बदल करके आए हैं वो अपना लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से एक ये भी इसका रिजल्ट सामने आया कि जो हो मिली जुली सरकारें आनी स्टार्ट हो। नेक्स्ट इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार। देखिए जो स्टेट लेवल के ऊपर मंत्रिमंडल बनने स्टार्ट हुए दल बदल की वजह से, अब जो कोई भी अगर एक भी दल बदल करके आया है, किसी दूसरी पार्टी को छोड़ के कोई आया है, कोई निर्दलीय पार्टी में आया है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो मंत्री बनना चाहेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी राज्य थे, राज्यों में जो कैबिनेट या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े बनने स्टार्ट हो गए। पहले से ही ये सेटिंग होनी हो जाती थी कि हमें इतने तो कैबिनेट मंत्री के पद चाहिए, हमें इतने राज्य मंत्री के पद चाहिए, हमें इतने संसदीय सचिव चाहिए। तो इस हिसाब से बड़े बड़े मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद जो हो बनना स्टार्ट हुए। और इसी वजह से जो दल बदल विरोधी कानून है, 91वां जो संवैधानिक संशोधन पास किया गया 2003 में, उसमें एक ये क्लोज रखना पड़ा कि जो टोटल मंत्रियों की संख्या आपकी होगी, जो लोअर हाउस होगा आपका, जैसे विधानसभा जो होती है हर स्टेट लेवल पर, वो लोअर हाउस है, तो उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 15% से ज़्यादा जो हो वो हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि दल बदल करके जो आ रहे थे वो मंत्री बन रहे थे, तो इसकी वजह से खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा था, पब्लिक के ऊपर ही प्रेशर आ रहा था, और राजनीति में फैसले लेने बड़े मुश्किल हो रहे थे। सुख सुविधाएं ज़्यादा जो हो देनी पड़ रही थी, स्टाफ की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ रही थी मंत्रियों के लिए, क्योंकि उनको पद मिल चुके थे, तो जाहिर सी बात है फैसिलिटी तो चाहिए उनको। तो इस वजह से एक ये इम्पैक्ट पड़ा कि मंत्रिमंडल जो है वो बड़े बड़े मंत्रिमंडल बनने स्टार्ट हो गए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जब कानून लागू हुआ ये 15% वाला, तो इसमें बहुत सारे मंत्रियों के पद जो हो गए, और इसमें कोई एक बड़ी संख्या है, एक किस्म से सैकड़ों की संख्या में मंत्रियों के पद जो हो इसमें समाप्त किए गए, यानी उनको गलत मंत्री बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जन कल्याण की उपेक्षा। एक परिणाम ये पड़ा है इसका
ये जो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर जो टाइम दिया जाना चाहिए, जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए, तो उस पैसे को जो लीडर पार्टी चेंज करके आया उनको खुश करने में खर्च किया जा रहा है, उनको पद दे के खुश किया जा रहा है, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है ताकि 5 साल जो है ये हमारा साथ दे दें। तो इसमें क्या होता है अल्टीमेटली पब्लिक की जो समस्याएं होती हैं, पब्लिक की जो उम्मीदें होती हैं राजनीति से, सरकारों से, तो वो सेकेंडरी हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई विचार विमर्श इतने बड़े स्तर पर कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं पब्लिक वेलफेयर जन कल्याणकारी नीतियों की जो है उपेक्षा होती है। नेक्स्ट इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की संस्थाओं का पतन। यानी यदि हम लोग स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, तो कमज़ोर मुख्यमंत्री आने स्टार्ट हो, क्योंकि दल-बदल की वजह से वो लोग ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी पावर का प्रयोग कर नहीं सकते, अदरवाइज़ पावर तो उनको दी गई है। जो भी पार्टी चेंज करके जिन लोगों ने उनकी सरकार बनवा रखी है, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर वो कोई ज़्यादा कोई नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं। सेम ऐसा ही प्रधानमंत्री के विषय में भी रहा। भारत में सबसे पावरफुल पोस्ट है पीएम की पोस्ट, लेकिन यदि हम लोग 90 के दशक की करें, तो इस डिकेड में ऐसे लीडर्स हैं वो बन गए जो ये दल बदल से ही संभव। यदि आप दल बदल की वजह से आपकी सरकार बन रही, तो आप पार्लियामेंट में और ना ही आप गवर्नमेंट में स्ट्रोंग है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी आपको दिक्कत आती है। तो इस वजह से कमजोर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का आना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं इन संस्थाओं की जो वैल्यू है वो डाउन आई। ओके, नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि। जब भी इस टाइप की सरकारें आती हैं, दल बदल की वजह से जो दल बदल बढ़ जाता है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है कमजोर सरकारों का गठन होता है। तो कमजोर सरकार के गठन का जो बेनिफिट है ब्यूरोक्रेसी उठाती है कि ऑफिसर्स तो स्थायी कार्यपालिका होते हैं, राजनीति जो हो वो राजनेता वो अस्थायी कार्यपालिका होती है। वो तो 5 साल चले ना चले सरकार तो क्या पता दूसरे दिन गिर जाए, लेकिन ये तो क्योंकि स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है, तो रिटायरमेंट तक जो है इनकी जॉब रहती है, तो इनको ज़्यादा नॉलेज रहती है। इसका जो मिसयूज है वो ये करते हैं, इनकी पावर जो है वो बढ़ जाती है उस सेंस में कि जो भी जैसे दल बदल की वजह से सरकारें आती हैं, शॉर्ट टर्म की सरकारें आती हैं, कमज़ोर सरकारें आती हैं, तो इसका जो बेनिफिट है वो ये उठाते हैं। इनके प्रभाव जाती है सारी चीज़ों के जो है कि इनके ऊपर कंट्रोल करना राजनीति के लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, एक जो इम्पैक्ट पड़ा भारत में दल बदल का, अल्पमत सरकारों का निर्माण होना। देखिए अल्पमत की सरकारों में क्या रहता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट में मीन्स बहुमत इसमें इतना नहीं रहता है। यानी एक और नया ट्रेंड चल पड़ा है भारत में, बाहर से समर्थन देने की परंपरा। राजनीति में कई दल ऐसे होते हैं जो क्योंकि दल बदल की वजह से जो एक सेटिंग करते हैं सत्ताधारी पार्टी के साथ, तो ये अंडर द टेबल ये सेटिंग कर लेते हैं कि आपकी सरकार को हम लोग नहीं गिरने देंगे, हम लोग आउटसाइड सपोर्ट आपको कर देंगे। देखिए दो तरीके से सपोर्ट करी जाती है, एक होती है आंतरिक सहाय सपोर्ट और आउटर सपोर्ट। यानी एक्सटर्नल जो सपोर्ट करी जाती है उसमें क्या होता है, आंतरिक सपोर्ट में होता ये है कि जो पार्टी समर्थन कर रही है पार्टी सरकार में भी शामिल है। जैसे अभी वर्तमान में रामदास अठावले हैं, वो आरपीआई के लीडर हैं वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट है, तो उनकी पार्टी ने वो एनडीए का हिस्सा है और वो सरकार में भी शामिल है, मीन्स वो खुद मंत्री बन रहे हैं। वो हो सकता है किसी और का भी नाम दे सकते थे, वो इट मीन्स वो सरकार में शामिल है। अब जैसे कोई जेडीयू है तो जेडीयू सरकार में शामिल नहीं है वर्तमान, लेकिन क्योंकि ये सरकार इसके इसका हम लोग एग्जाम्पल नहीं ले सकते उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये अल्पमत की सरकार नहीं। तो वहाँ जहाँ क्या होता है कि सरकार जो है वो अल्पमत में रहती है और ऐसे सहारे पे टिकी होती है कि जब भी सदन में आपके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आएगा
तो जिन पार्टियों ने वायदा कर रखा आपके साथ कि वो आपका सदन में साथ देंगे, यानी आउटसाइड सपोर्ट जिन पार्टियों ने आपकी कर रखी है, तो फिर जो है वो उसका फायदा उठाते हैं। और वो उसमें एक डर रहता है कि ये पार्टियां भाग भी सकती हैं या एन वक्त के ऊपर अपना जो पाला है वो चेंज कर सकती हैं। तो अल्पमत की सरकारों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था 1991 से लेके 1996 तक। नेशनल लेवल पर पीवी नरसिम्हा राव ने जो हो कांग्रेस की अल्पमत की सरकार चलाई थी। नेक्स्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है, राजनीतिक दलों का विभाजन होना। दल बदल की वजह से देखिए गुटबाजी की वजह से दल बदल बढ़ा। इसकी वजह से जो हो एक इतना बड़ा बिखराव आना स्टार्ट हो गया कि पार्टियां टूटने लग गई। अब टूटने लग गई, और चाहे आप मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को देख लो या फिर छोटे राजनीतिक दलों को देख लो जो पुराने हैं, तो उनमें जो हो वो ऐसी परिस्थितियां हमेशा रही हैं कि जब दल बदल की वजह से पार्टियों में जो हो बिखराव आया, मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, मंत्री बनने को लेकर के पार्टियों में जो हो। तो इसका जो एक इम्पैक्ट वो जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी। नेक्स्ट है इसमें लोकतांत्रिक आस्थाओं पर प्रहार। यानी जब एक पार्टी को छोड़ के जब लगा लो कि आयाराम गयाराम जैसी परिस्थिति होती है, एक ही दिन में कई कई बार पार्टियां चेंज करी जाती हैं, तो हम लोग इसको ये तो नहीं कह सकते कि इट्स सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेटिक जो बिलीफ है उनके ऊपर अटैक होता है। जो लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं, जो लोकतांत्रिक तौर तरीके हैं, उनको छोड़ा जाता है। गैर लोकतांत्रिक जो व्यवहार है वो नेताओं के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के का दौर है। तो इस दौर में जो लोकतंत्र को सफल बनाने की जिम्मेदारी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और पॉलिटिशियंस के ऊपर सबसे ज़्यादा है। लेकिन वही यदि इस तरह के जो ट्रेंड्स है वो पॉलिटिक्स में लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की जो खामियां हैं बढ़ाने का ही वो काम कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक आस्थाओं के ऊपर होता है दल बदल। नेक्स्ट जो हो देशों में प्रतिष्ठा की, जैसे ही इस टाइप की परिस्थितियां पैदा होती हैं या ऐसे एक्ट मान लो किए जाते हैं भारत में कि एक ही दिन में कई बार पार्टी चेंज करी जाती है। शाम को ये था कि मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का बनेगा, सवेरे जो वो कोई और दूसरा दल सरकार बना रहा है, तो इससे इमेज डाउन होती है। इससे जो विदेशों में भारत की जो इमेज है, के जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वो बड़ा क्रिटिसाइज करता है कि देखिए हम कहते हैं कि भारत जो हो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे देखिए आप डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो किसी हिसाब से कार्य कर रहा है। उसकी कितनी बड़ी चूक है इसमें, क्या क्या किस तरीके से जो वो नेता फायदा उठा रहे हैं, कैसे जो वो दल बदले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो इंडिया की इमेज है या जो भारतीय राजनीति की इमेज है, तो उसमें बहुत कमी जो हो आई है, या जब भी इस तरह के एक्ट होते हैं तो कमी आती है। ओके, तो ये कुछ एक जो राजनीतिक दल बदल के जो परिणाम और जो भारतीय राजनीतिक पर उसके प्रभाव थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे।